हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे आफ्टर 20 इयर्स। इस चैप्टर में हमने ये स्टोरी पढ़ी पूरी और इसको समझा। इस स्टोरी में हमने इस पूरे चैप्टर को का प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा एंड देन वी रेड इट अगेन टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। वी हैड ऑल्सो रेड अबाउट दिस ऑथर ओ हेनरी। नाउ टुडे we are going to discuss about reading comprehension. Reading comprehension में there are four exercises A, B, C and D on the next page. We have to do these question answers in our notebook. इसके लिए question answers के लिए मैं आपको एक different PDF share करूंगा in which there will be question and their answers. तो आपको वो अपनी notebook में लिखने हैं. Here is exercise D. इसके भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सी एक्सरसाइज हम अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, वील ओनली डू ए, बी एंड डी। सी एक्सरसाइज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे इन क्लास। नाउ मूविंग ऑन टू वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स में देयर इज अ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू वेयर यू हैव टू मेक अ डिसीजन। नाउ विल लेट अस सी व्हाट दैट सिचुएशन इज। सम फ्रेंड्स पुट अनड्यू प्रेशर ऑन अस टू डू इनअप्रोप्रिएट थिंग्स। कुछ दोस्त हमारे ऊपर नाजायज प्रेशर बनाते हैं कुछ गलत काम करने के लिए। नाउ इमेजिन यू हैव वन सच फ्रेंड। आपको इमेजिन करना है कि आपका ऐसा एक दोस्त है जिसने आप पे ऐसा कोई प्रेशर बनाया था या वो बनाता है। डिस्कस विद योर एल्बो पार्टनर हाउ यू विल विथस्टैंड प्रेशर फ्रॉम सच अ फ्रेंड। अपने एल्बो पार्टनर जो आपके साथ बैठते हैं क्लास में, उनके साथ आपको शेयर करना है कि आप इस प्रेशर को कैसे झेलोगे या ओवरकम करोगे। Now about inappropriate things, what could be inappropriate things जिसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रेशराइज करते हैं? It could be किसी और दूसरे दोस्त को परेशान करने के लिए या चीटिंग करने के लिए एग्जाम्स में या क्लास में सिटीज के टाइम में, या फिर there could be lot more other inappropriate things। तो उनके बारे में सोचो and think about it and write those down in your rough notebook in points like we did in class 6। जब आप उनको पॉइंट्स में अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे, you will be able to talk about them when you come back to school after school reopens। Now we are moving on to next exercise, vocabulary। vocabulary में हम अपनी word power बढ़ाते हैं। we add new words to our dictionary। जो हमारे दिमाग में हमारी डिक्शनरी है उसमें हम new words add करते हैं। Today's topic is synonym। vocabulary में आज का टॉपिक है synonym। synonym वो होते हैं जिसमें दो वर्ड के मतलब लगभग सेम होते हैं या बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है जो हमारे इस स्टोरी में आया था। उस सेंटेंस में वो सेंटेंस हम पहले पढ़ते हैं। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। जो इम्प्रेसिवनेस थी वो हैबिचुअल थी, आदतन थी, और वो दिखावे के लिए नहीं थी क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं था। तो ये जो वर्ड है शो विच इज हाईलाइटेड इन रेड, इसके लिए एक सिनोनिम यूज किया गया है, एक और वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब लगभग सेम है या बिल्कुल सेम है। लेट्स सी। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट अ परफॉर्मेंस, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। नाउ वी हैव रिप्लेस्ड the word show with another word which is performance। और performance word क्योंकि हमने यूज किया है तो हमें सेंटेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा है। for की जगह हमने a यूज किया है यहाँ पे। तो ये चीजें हमें प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि हमें सेंटेंस में मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है और कितना करना है। बट फॉर नाउ वी हैव टू लर्न दीज सिनोनिम्स। शो का एक सिनोनिम हमने याद किया आज, परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स सी कि हम लोग इसी सिनोनिम्स के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं। लेट्स सी। नाउ रिप्लेस शो इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस विद वन ऑफ इट्स सिनोनिम्स इन द बॉक्स बिलो। नाउ वी आर गिवन विद अ फ्यू सेंटेंसेस। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1। इन ऑल दीज सेंटेंसेस, सी देयर आर 7 sentences in total। In all these sentences there is a word show like this। इस तरह से हर सेंटेंस में शो नाम का एक वर्ड है। एंड
Here are different synonyms for this word show: direct, display, visible, look, enact, program, prove. ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, these are 7 words. इन सभी वर्ड्स का मतलब एग्जैक्टली सेम है या नियरली सेम है, बिल्कुल सेम है या लगभग सेम है. What we have to do is we have to replace this word show with one of these words in each of the sentences. Now we may have to slightly change those sentences like we did here. For की जगह a किया, वैसे ही हमें इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है. Let's see if we can do that. मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस करके दिखा रहा हूं हम लोग कैसे करेंगे. हम लोग इसको लिखेंगे पूरे सेंटेंस को. स्नेहा हैड अ न्यू हेयर कट so that the scar on her forehead now सेंटेंस का मतलब था स्नेहा हैड अ न्यू हेयर कट so that the scar on her forehead did not show. स्नेहा ने एक नया हेयर कट कराया ताकि उसके फोरहेड के ऊपर जो स्कार है, फोरहेड पे एक निशान है चोट का, वो दिखाई ना दे. डिड नॉट शो. ना शो की जगह पे हम इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. लेट्स सी विच वर्ड वी कैन यूज. डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते. डिस्प्ले कुड बी यूज्ड. ओके. विजिबल भी यूज हो सकता है. लुक भी यूज कर सकते हैं. एन एक्ट नहीं, ये यूज नहीं हो सकता. प्रोग्राम भी यूज नहीं हो सकता. प्रूव भी यूज नहीं हो सकता. तो शो का मतलब बहुत हो सकता, कई सारे मतलब हो सकते हैं शो के. शो का मतलब हो सकता है दिखाना. शो का मतलब हो सकता है किसी को रास्ता दिखाना. शो का मतलब हो सकता है किसी को कॉपी दिखाना अपनी. शो का मतलब हो सकता है दिखावा करना किसी चीज को. या फिर शो का मतलब हो सकता है एक प्रोग्राम, कोई प्ले जो हम देखते हैं उसको भी शो बोल सकते हैं. जो टीवी पे सीरियल आता है कोई, या कोई भी एक एपिसोड आता है किसी चीज का, उसको भी हम शो बोल सकते हैं. ठीक है. अगर हमें किसी को कोई चीज प्रूव करनी है तो उसके लिए भी हम शो बोल सकते हैं, है ना. तो शो की जगह पे हम वहां पे प्रूव यूज करेंगे. नाउ इन दिस सेंटेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विल बी विजिबल. तो लेट्स सी हाउ विल वी बी able to use visible in this sentence. Sneha had a new haircut so that the scar on her forehead was not visible. Now you may have a question that why did I use was here? या फिर मैंने is क्यों नहीं यूज किया. तो there is a very simple explanation to this question, which is कि इस सेंटेंस में ऊपर did आया था. तो did का क्या मतलब है. Did is past form of do. तो जब ये सेंटेंस हमने पढ़ा तो हमें ये समझ में आया, एक तो had यहां पे आया हुआ है which is past tense of have. तो इसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ऊपर दिया गया सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ये काम हो चुका है. तो इसीलिए हम लोग नीचे दिए गए सेंटेंस में अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे तो इनकी जगह हम पास्ट वाला ही कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो इसके साथ में सूट करता हो. इस सेंटेंस में was सूट कर रहा था, hence we used was. Okay. You can pause this video and write down this sentence over here. और जो मैं PDF शेयर करूंगा, I'll try to include this answer in that as well. तो आप वहां से देख के भी कर सकते हो. I'm deleting this for now so that we can move ahead. Okay. Now second sentence is Veera had several diagrams to show that the sales had increased. Veera had several diagrams to show that the sales had increased. तो इसमें सेल्स बढ़ गई हैं, ये दिखाने के लिए उसने डायग्राम्स दिखाए. तो अगर हमें किसी चीज को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो उसके लिए भी हमने ये वर्ड यहाँ पे यूज किया शो, कि वीरा ने कई सारे डायग्राम्स को, वीरा के पास कई सारे डायग्राम्स थे ये दिखाने के लिए कि सेल्स बढ़ गई हैं. तो मतलब वो किसी को प्रूव करना चाह रही थी, तो इस जगह पे हम शो की जगह प्रूव वर्ड यूज कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, प्रूव. नाउ लेट्स सी हाउ व्हाट मॉडिफिकेशंस वी नीड टू यूज word prove in this sentence. Let's see.
Veera had several diagrams to prove that the sales had increased. You can pause the video and write the sentence, or you can pause this video after I write answers for all these sentences. Now I'm moving on to, अच्छा इस वाले सेंटेंस में हमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी. शो की जगह पे हमने सिर्फ शो को प्रूव में चेंज कर दिया, बाकी सब एज इट इज रखा हुआ है हमने इसके अंदर. Now I'm moving on to sentence number 3. The receptionist was asked to show the visitors to the waiting room. तो इसमें रिसेप्शनिस्ट को बोला गया था कि विजिटर्स को वो वेटिंग रूम दिखा दे, विजिटर्स को वो वेटिंग रूम की तरफ ले जाए या उनको दिखा दे. तो इस सेंटेंस में हमें अगर यूज करना है, अब अपनी बुक्स अपने साथ लेके बैठो ताकि आप लोग अपनी बुक में साथ साथ लिख सको और रेफर कर सको, क्योंकि बार बार मैं ऊपर आपको ऑप्शंस नहीं दिखा पाऊंगा. आप अपनी बुक में ऑप्शंस देख सकते हो कि क्या ऑप्शंस हैं इसके लिए. तो शो के लिए यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, दैट इज डायरेक्ट, कि उनको उस जगह पे डायरेक्ट कर दो. तो इस सेंटेंस में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज डायरेक्ट. लेट्स यूज दैट वर्ड. द receptionist was asked to direct the visitors to the waiting room. Now in this sentence also we did not have to change much. We have only replaced the word show with the word direct. Now let's move on to the next sentence. The children of the neighborhood put up an excellent show at the cultural fest. जो आस पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शो प्रस्तुत किया कल्चरल फेस्टिवल पे. एक बहुत ही अच्छा शो प्रेजेंट किया कल्चरल फेस्टिवल पे. तो इसमें वी हैव टू रिप्लेस दिस वर्ड शो. नाउ द ऑप्शंस दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस आर, जो शो वो दिखा रहे हैं उसके ऊपर. तो आई टोल्ड यू उसमें हम एक्ट यूज कर सकते हैं या प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस विल नॉट बी सुटेबल एट दिस प्लेस. तो इसमें हम शो की जगह पे आई थिंक प्रोग्राम वुड बी द मोस्ट सुटेबल वर्ड. तो लेट्स यूज दैट वर्ड. द चिल्ड्रन ऑफ द neighborhood put up an excellent program at the cultural festival. फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में भी हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने शो की जगह पे प्रोग्राम वर्ड यूज कर लिया है. द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड पुट अप एन एक्सीलेंट प्रोग्राम एट द कल्चरल फेस्ट. चिल्ड्रन, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे आई मे डू सम टाइपोग्राफिक एरर. तो you can either you can ignore that, or you should be really very active to spot that error, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो हैं बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं को मैं वापस रीराइट कर रहा हूँ. तो लिखते हुए टाइपिंग में कोई एरर हो सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप लिखते हुए अपनी कॉपी में वो एरर नहीं करो. आपको अपनी बुक में से या यहाँ से देख देख के ही इसको लिखना है. जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज मैंने रीराइट की है. देयर इज नथिंग एल्स आई हैव डन. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 5. देयर वाज अ शो ऑफ ऑल द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मेड बाय द लोकल आर्टिशंस. वहां पे एक शो लगा हुआ, एक शो था. देयर वाज अ शो ऑफ ऑल द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. There was a show of all the handicraft items.
वहां पे एक शो लगा हुआ था हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, जो कि बनाए गए थे वहां के लोकल आर्टिशियंस द्वारा, जो वहां के लोकल आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग शो वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? तो शो लगा हुआ था, इसका मतलब वहां पे डायरेक्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते। डिस्प्ले, यस वी कैन यूज डिस्प्ले। विजिबल वर्ड नहीं कर सकते। लुक, एनेक्ट, प्रोग्राम, प्रूव, और कोई भी वर्ड यहाँ पे सूट इज नॉट सुटेबल हियर। तो वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड डिस्प्ले हियर। लेट्स डू इट। There was a display of all the handicraft items made by the local artisans. Okay. Moving on to sentence number 6. यहां पे भी हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़े। There was a show of disappointment on Rohit's face when he was not selected for the match. तो वहां पे रोहित के फेस पे एक शो था डिसअपॉइंटमेंट का। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा का। When he was not selected for the match, जब उसे मैच के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। यहां पे शो वर्ड को हम लुक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम जनरली कभी लुक वर्ड को हम लोग भी यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं? अपन बोलते हैं कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा हूं मैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, हाउ डज माई हेयर स्टाइल लुक। तो यहाँ पे शो वर्ड को विल बी रिप्लेसिंग इट विद लुक। लेट्स रिप्लेस दिस वर्ड। देयर वॉज अ लुक ऑफ disappointment on Rohit's face when he was not selected for the match. Okay. Now this is the last sentence. Neeta's innocent look was nothing but a show to fool her friends. मीता का जो इनोसेंट लुक मतलब बहुत ही सादगी वाला लुक। मीता का जो बहुत ही सादगी या भोलेपन वाला लुक था, वॉज नथिंग बट, वो और कुछ नहीं था, वो बस एक शो था अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ बनाने का, अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाने का तरीका था एक। तो इसमें हम शो वर्ड को किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो वो क्या कर रही थी? एक तरह से जब हम किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो इसमें इस जगह पे हम शो वर्ड को एक्ट वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। मीता's innocent look was nothing but, अभी शो के साथ तो ए आता है, राइट? लेकिन एक्ट के साथ एन आएगा, क्योंकि ए जिस लेटर से ए वर्ड एक्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो लेटर है ए, और ए एक वॉवल है, तो वॉवल के साथ एन लगता है। एन एक्ट टू फूल हर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। You can pause this video here and write these answers down. I am deleting these answers for now so that we can move ahead. Moving on to exercise B, which is solving a crossword. This is a crossword. इस तरह की कोई भी एक्टिविटी दी जाती है, ये न्यूज़पेपर्स में भी आती है। उसके अलावा इन टुडेज टाइम बहुत सारे गेम्स भी इस तरह के बने हुए आते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के गेम को या इस टाइप की एक्टिविटी को वी कॉल इट क्रॉसवर्ड, क्योंकि ये वर्ड्स क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। सी, ये वर्ड यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो ये वाला वर्ड इसको काट रहा है। ये वाला वर्ड ऐसे है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, तो ये लेफ्ट टू राइट है। जो टॉप टू बॉटम होते हैं उसको हम बोलते हैं डाउन,
और जो लेफ्ट टू राइट होते हैं इस तरह से, इन वर्ड्स को हम, अच्छा लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, जो वर्ड इस तरह से होते हैं टॉप टू बॉटम उनको हम बोलते हैं डाउन, ठीक है। और जो वर्ड्स इस तरह से होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम बोलते हैं अक्रॉस। तो यहाँ पे जो हिंट्स दिए गए हैं ये अक्रॉस वाले वर्ड्स के लिए दिए गए हैं और ये वाले हिंट्स डाउन वाले वर्ड्स के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं अक्रॉस में तो वो 4 नंबर है, तो हम इसको कैसे ढूंढेंगे? तो ये 4 नंबर अक्रॉस, मतलब हमें ये वाले नहीं देखने हैं, हमें ऐसे वर्ड देखने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है, देन देयर इज दिस वन एंड वी हैव दिस वन एज वेल। सो देयर आर 4 वर्ड्स इन अक्रॉस इन टोटल। 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4 वर्ड्स हैं टोटल, है ना। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये नंबर नहीं है इसके, हमने सिर्फ काउंटिंग करी है अभी नंबर के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें क्या देखना है, नंबर 4 कहाँ लिखा हुआ है अक्रॉस में, अक्रॉस वाले वर्ड्स के अंदर ये लिखा हुआ है नंबर 4। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर 6, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 7 एंड यहाँ लिखा हुआ है नंबर 8। नाउ लेट्स लुक एट नंबर 4, लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट। एन अरेंजमेंट टू मीट समवन एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमने किसी से मिलने के लिए एक सर्टेन टाइम, एक समय और एक जगह फिक्स की हुई है। तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने? उन लोगों ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लेट मी डिलीट ऑल दीज लाइन्स ओवर हियर, देन आई विल राइट द आंसर, ओके। आपको ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है टू मैच द फॉर्मेट हियर, ओके। तो यहाँ पे आएगा P, दिस फॉन्ट इज राइट आई गेस, AAPPINTMENT, appointment, right? Now we are moving on to word number 6. 6 नंबर जहां लिखा है हम लोग वो करेंगे, ये रहा 6। टू वॉक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली चलने को क्या बोलते हैं? डू रिमेंबर? मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था, वर्ड मीनिंग्स में भी बताया था मैंने आपको, ओके। इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन टर्न योर पेजेस एंड लुक फॉर द आंसर। You can pause this video and look for the answer, and if you have tried it already then you can resume the video and look at the answer which I am going to give it away, okay. The word is swagger, SWAGGER, swagger. Next sentence is for number 7, a person who protects or defends something. एक ऐसा person जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करता है या उसका बचाव करता है, डिफेंड करता है, तो उस ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ये भी आ चुका है। तो जहां जहां ये वर्ड्स आ रहे हैं, इफ when I read the sentence, if it rings a bell, you can pause this video and go back and look for the answer. अगर आप सीधा सीधा आंसर देख के लिख लोगे तो you won't remember them. Okay, now I am going to give away the answer, which is guardian. G-U-A-R. Okay, we should not write it like this. G-U-A-R D-I-A-N. तो क्या बन गया ये वर्ड? गार्जियन, ओके। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज गार्जियन, या हम इसको गार्डियन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन है इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में तो आप इस वर्ड को दोबारा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो।
So this word is pronounced as guardian. Now we are moving on to sentence number 8, which is when something is done regularly or routinely. जब कोई चीज रेगुलरली की जाती है, तो जब कोई चीज रेगुलरली करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारी हैबिट हो गई है, राइट? या हम उसको रूटीन में करते हैं, तो उस चीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हैबिचुअली, जो हमने पढ़ा था, जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था। तो हम लिखेंगे इसको HABITUALLY, habitually. Now next word, उस वर्ड अभी अक्रॉस वाले हमने पूरे कर लिए हैं जो कि लेफ्ट टू राइट थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्ड्स विच आर अप, फ्रॉम अप टू टॉप टू बॉटम. तो टॉप से बॉटम के लिए फर्स्ट हिंट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है डाउन में. व्हाट द वेस्ट वॉज टू बॉब. बॉब के लिए वेस्ट क्या था? वेस्ट वॉज अ प्रोपोजिशन टू बॉब. तो प्रोपोजिशन का मतलब क्या था? एन एरिया टू एक्सप्लोर, एक नई जगह थी एक्सप्लोर करने के लिए. तो हम लिखेंगे PROPO प्रोपो SITION, proposition. Now next hint number 2, when you are not sure about something. नंबर 2, जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? जब कभी हमें क्लास में समझ में नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या है? डाउट है. जैसे कि उस पुलिसमैन को डाउट हुआ था कि वहां पे अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है, राइट? यू रिमेम्बर, हार्डवेयर स्टोर के बाहर वो खड़ा हुआ था, उसका फ्रेंड बॉब. तो एक पुलिसमैन आता है, उसको शक होता है कि वहां पे कुछ है, या उसको ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं है, या फिर किसी चीज के बारे में श्योर नहीं था वो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? DOUBTFUL, डाउटफुल. अब डाउटफुल की स्पेलिंग में बी भी आता है, लेकिन ये बी साइलेंट होता है. DOUBT, डाउटफुल, बी साइलेंट होता है इसमें. ठीक है. Now we are moving on to hint number 3. Say or do something to remove someone's fear or doubts. ऐसा कुछ बोलना ताकि दूसरे के डर या उसका डाउट खत्म हो जाए. तो ऐसा कुछ बोलना, इस चीज को कुछ भी बोलेंगे हम तो उस बोल के हम क्या करेंगे? उसके डाउट या फियर खत्म कर देंगे. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रीएश्योर. REASSURE, रीएश्योर. तो हम किसी को अगर कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड करते हैं, या हम उसका कोई डाउट है या उसको कोई डर लग रहा है किसी चीज से, अगर हम उसका कॉन्फिडेंस उसको हिम्मत बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि हम उसको रीएश्योर कर रहे हैं. ठीक है. जैसे हम कभी कभार अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि किसी चीज के लिए हम उसको अगर हम प्रोत्साहित भी करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं रेस के टाइम में, या उसके मान लो अगर कभी आपके स्पोर्ट्स डे वाले दिन आप लोग रेस करते हो, ठीक है, कोई फ्रेंड आपका बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, या डांस की प्रैक्टिस के लिए डांस के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है, सबको डांस के लिए बुलाया जाता है. कुछ फ्रेंड्स आपके डर रहे होते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग क्या करते हो? अरे नहीं कर लेगा तू. तो व्हाट यू आर डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आप क्या कर रहे होते हो? वो यू आर रीएश्योरिंग हिम. ठीक है, यू आर रिमूविंग हिज फियर्स और डाउट्स. ओके. नाउ वी विल मूव ऑन टू नंबर 5, हिंट नंबर 5, व्हिच इज टू वर्क स्लोली एंड स्टेडीली. धीरे धीरे और सेम स्पीड से काम करते रहने को क्या बोलते हैं? आपको याद है बॉब बोलता है कि जो उसका दोस्त का नाम क्या था? आई फॉरगॉट हिज नेम. Do you remember his name? I remember his name now. His name was Jimmy Wells. तो
बॉब बोलता है कि जो उसका जिमी वेल्स जो उसका दोस्त है, ही वॉज काइंड ऑफ अ प्लॉटर। वो धीरे धीरे काम करने की आदत थी उसकी। तो जो धीरे धीरे काम करने को या आराम से धीरे धीरे काम करने को क्या बोलते हैं? प्लॉड। PLOD, प्लॉड। और जो धीरे धीरे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लॉडर। आई होप ये आपको समझ में आ गई है एक्सरसाइज। इफ नॉट यू कैन रिवाइंड एंड लुक एट इट अगेन। अभी आप इसको पॉज कर सकते हो और ये सब राइट डाउन कर सकते हो। वी हैवंट रिटन इट डाउन येट। आई एम डिलीटिंग इट so that we can move ahead. Okay. Moving on to the next exercise, which is on page number 7. Now we have to understand this part, grammar. Grammar में today's topic is transitive and intransitive verbs. Transitive और intransitive verbs को हम समझेंगे. Verbs are those words which tells us about some work. किसी काम के बारे में बता रहे होते हैं हमें. इसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं. I'm just telling you Hindi translation of these words so that you can relate it to the concepts that you have learned while you learned Hindi grammar. Okay. Because ultimately these things are very similar, if not same. Okay. Let's start. In English, sentences often follow the subject, verb, object order. For example, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली ये ऑर्डर फॉलो करते हैं. हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब काम, जो भी काम वो कर रहा है उस काम का नाम, और ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर वो काम कर रहा है. जनरली ये ऑर्डर होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं इस एग्जांपल में द मैन इन द डोरवे. वो आदमी जो डोरवे में खड़ा हुआ था. अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. ये आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा. क्या काम कर रहा है वो? वर्ब बीच में लगाया गया, क्रिया स्ट्रक. किस चीज पे काम कर रहा है? अ मैच, विच इज एन ऑब्जेक्ट. तो द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच. उसने माचिस जलाई. तो दिस इज अ जनरल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल. द मैन फ्रॉम द वेस्ट. ये सब्जेक्ट होगा, फिर से काम करने वाला, करता. नाउ वी हैव द वर्ब अनफोल्डेड. अनफोल्डेड मतलब खोलना, अनफोल्ड करना. जैसे पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं. एप्लीकेशन आप लोग जब स्कूल में देते हो तो घर से उसको फोल्ड करके लेके आते हो और स्कूल में आगे खोल के उसको देते हो, राइट. तो जब खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनफोल्ड. जब उसको बंद करते हैं, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करना है तो हमें पता है, राइट. जिस चीज पे काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. द लिटिल पीस ऑफ पेपर. पेपर का छोटा सा टुकड़ा. तो हमने देखा कि ये एक जनरल ऑर्डर फॉलो होता है इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के अंदर. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट द मैन इन द डोरवे इज फॉलोड बाय द वर्ब स्ट्रक एंड देन बाय द ऑब्जेक्ट अ मैच. सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट द मैन फ्रॉम द वेस्ट इज फॉलोड बाय द वर्ब अनफोल्डेड and then by the object the little piece of paper. So the verbs in these sentences are followed by objects. Such verbs are called transitive verbs. तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि हर वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट है. इस वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स. When you are not sure, लेकिन जब आपको श्योर नहीं हो, अभी मैं आपको इंट्रांजिटिव बताऊंगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बट फॉर नाउ विल स्टिक टू ट्रांजिटिव वर्ब्स. जिस वर्ब्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है. कई वर्ब्स ऐसे होंगे जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. वी विल लुक एट दोज इन नेक्स्ट पेज और इन नेक्स्ट टॉपिक. जब हम श्योर नहीं हो कि ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है या और भी कोई वर्ब है, तो हम लोग क्या करेंगे? विल आस्क 2 क्वेश्चंस which are what received the action or who received the action of the verb. कि verb basically verb is a work, कोई काम. तो जो भी एक्शन हो रहा है उस काम के दौरान, उस काम के टाइम में जो भी एक्शन हो रहा है वो किसको मिल रहा है, या किस इंसान को मिल रहा है या किस चीज को मिल रहा है. काम किस इंसान पे किया जा रहा है या किस चीज पे किया जा रहा है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में What was struck, अगर हम verb को यूज करके एक क्वेश्चन बनाते हैं कि what और who वाला क्वेश्चन, तो what was struck
अ मैच वॉज स्ट्रक, राइट। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में व्हाट वॉज अनफोल्डेड, किस चीज को अनफोल्ड किया गया, एक पेपर को अनफोल्ड किया गया। तो दोनों में हमारे पास आंसर्स है व्हाट के लिए। तो अगर व्हाट या हु का आंसर दे रहा है वर्ब सेंटेंस के अंदर, तो दैट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो वेट फॉर सम टाइम, जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे इस पे बेस्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज। रीड these sentences and underline the transitive verbs. Not all sentences have transitive verbs. तो इन sentences को पढ़ना है और transitive verbs को हमें underline करना है। और इन्होंने ये बता दिया है कि सभी sentences के अंदर, not all sentences, सभी sentences के अंदर transitive verbs नहीं है। Now the first sentence is the driver stopped the car. तो हमें underline करना है। तो let me take out my pencil. ओके, मैंने मेरी पेंसिल निकाल ली है। नाउ आई विल बी अंडरलाइनिंग द ट्रांजिटिव वर्ब्स। द ड्राइवर स्टॉप द कार। तो इसमें पहले मैं आपको सिर्फ इसके ऊपर सर्कल करके आपको बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर फॉलो करते हैं ना हम जनरली, अभी हमने सीखा था ऊपर। तो सब्जेक्ट होगा विच इज ड्राइवर, उसके बाद दिस हेयर इज वर्ब एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें इस वर्ब को समझना है, बताना है कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी इनट्रांजिटिव तो हमने सीखा ही नहीं, तो हम सिर्फ ये जानेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं वो जानने के लिए हमें ये देखना होता है कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट तो हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो वी नो कि ये, पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें समझ में तो आ गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हमारे पास एक और चीज थी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम जस्ट टू बी श्योर हम लोग वो चीज भी यूज करके देखेंगे। सी यहाँ पे दिया होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप श्योर नहीं हो तो पूछो ये दो क्वेश्चन, व्हाट या हु स्टॉप द कार और व्हाट स्टॉप द कार, या व्हाट वाज स्टॉप्ड, व्हाट वाज स्टॉप्ड या हु वाज स्टॉप्ड। ये नहीं पूछा गया है कि किसने रोकी, नहीं, ये जो एक्शन है वो किसको मिल रहा है, ऑब्जेक्ट को मिल रहा है ना। ये स्टॉप करने वाला काम ड्राइवर पे तो नहीं हो रहा, ड्राइवर को तो नहीं रोका जा रहा, कार को रोका जा रहा है, राइट। तो हम क्या देखेंगे, व्हाट वाज स्टॉप्ड या हु वाज स्टॉप्ड। तो कार वाज स्टॉप्ड, कार, इसका हमें आंसर मिल रहा है द कार वाज स्टॉप्ड। तो दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कार स्टॉप्ड अब्रप्टली। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें आंसर ऑब्जेक्ट से मिलना चाहिए, सब्जेक्ट से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम स्टॉप करने की बात पूछेंगे तो ये चीज जो पीछे दी गई है ना, इस चीज से हमें आंसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ड्राइवर से आंसर मिल रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट से आंसर मिलना चाहिए, सब्जेक्ट से नहीं मिलना चाहिए। सब्जेक्ट को हम भूल जाएंगे, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ब जो है, वर्ब से जो हमने क्वेश्चन बनाया उसका आंसर हमें ऑब्जेक्ट से मिलना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं द कार स्टॉप्ड अब्रप्टली, कार रुक गई एकदम से। तो अब हम स्टॉप्ड, इसका आंसर हमें ऑब्जेक्ट से चाहिए। ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज वर्ब एंड दिस शुड बी ऑब्जेक्ट, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अब्रप्टली, एकदम से, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज, एकदम से कोई चीज तो नहीं है, कार एक चीज थी, लेकिन अब्रप्टली क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एकदम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। तो इस वर्ब के पीछे जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ही नहीं है। अब हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके देख लेते हैं कि आंसर मिल रहा है व्हाट या हु का, ऑब्जेक्ट से मिलना चाहिए। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सब्जेक्ट से नहीं मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा।
नाउ विल मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 3 विच इज द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब फेल ऑफ, और ये रहा द हॉर्स इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हमारी क्या है, फेल ऑफ, गिर गया। अब हम क्या देखेंगे कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो हमें पता लग गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन वी विल स्टिल थिंक अबाउट व्हाट एंड हु क्वेश्चन। व्हाट एंड हु वाला क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम सोचेंगे तो हम क्या देखेंगे, किसके ऊपर से गिरा या क्या गिरा। तो हमें यह आंसर मिल रहा है कि द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, कि हॉर्स के ऊपर से गिरा वो। ठीक है, तो हमें यहां पे फेल ऑफ जो है इट हैज एन ऑब्जेक्ट, और व्हाट या हु का भी आंसर ये कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। We'll move on to our next question, which is next sentence, which is the woodcutter felled a tree. Woodcutter ने एक ट्री को गिरा दिया। Subject, the woodcutter is subject, felled is a verb and a tree is a object. Object पहचानने के लिए हम क्या देखेंगे, कार पता है हमें ऑब्जेक्ट है, हॉर्स पता है ऑब्जेक्ट है, ट्री भी एक ऑब्जेक्ट है। अब रफली तो हमने ना कभी सुना है कि ऑब्जेक्ट है ये, और दूसरा इसके पीछे एलवाई लगा हुआ है। जो एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये जनरली एडवर्ब्स होते हैं। ये वर्ब की विशेषता बताते हैं कि वर्ब किस तरह की है। क्या बता रही है ये, रुक गया, एकदम से रुक गया, कोई चीज तो नहीं है ये, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है और इसमें भी ऑब्जेक्ट है, जबकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है सेकंड वाले में। तो फोर्थ वाले का जो वर्ब है फेल्ड, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ विल मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 5 विच इज द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। तो लड़का जो पतंग उड़ा रहा है उसमें काइट क्या है, दिस अगेन इज एन ऑब्जेक्ट। तो हम फ्लाइंग को भी अंडरलाइन करेंगे कि ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर मेड सम डिलीशियस सूप फॉर अस। मेरे फादर ने बनाया कुछ डिलीशियस सूप हमारे लिए, थोड़ा सा डिलीशियस सूप बनाया हम लोगों के लिए। तो इसमें मेड क्या है, माई फादर ऑब्जेक्ट है, मेड इज वर्ब, एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स टुगेदर मेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि इतना बड़ा सारा ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। खैर आप पूरे को नहीं देखोगे तब भी आप सिर्फ इतने को देखो, डिलीशियस सूप, सूप क्या है, कोई चीज है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, वो हम आगे के टॉपिक्स में सीखेंगे दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं। पर हम पहले अपनी ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन कर लेते हैं, जो कि मेड है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, ओके। now you can pause this video and underline these transitive verbs if you haven't. अब हम आगे चलते हैं। अब बिफोर वी मूव अहेड मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ओके, तो लाइक आई टोल्ड यू इन दिस लास्ट सेंटेंस कि इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज डायरेक्ट एंड वन ऑफ देम इज इनडायरेक्ट। उसके बारे में हम यहां समझेंगे कैसे है वो। समटाइम्स सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेम्स द पर्सन फॉर और टू whom समथिंग इज डन। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसपे डायरेक्टली एक्शन किया जाता है, और वो एक्शन किसके लिए किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में हम पहले देख लेते हैं, फिर हम ये एग्जांपल्स देखेंगे। माय फादर मेड सम डिलीशियस सूप। तो फादर के टच में पहले क्या चीज आई, डिलीशियस सूप आया, उन्होंने उस चीज को बनाया पहले, फिर उस चीज को किसको दिया, हमें दिया, फॉर अस, राइट। तो पहले उनके टच में क्या आया, सूप आया, फिर उन्होंने सूप हमें दिया तो हम उनके टच में आए। तो सेकंड नंबर पे हम उनके टच में आए तो हम क्या हो गए, इनडायरेक्ट। और जो सबसे पहले उनके टच में आया, जो उनके डायरेक्टली टच में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन आपको दूं
तो सबसे पहले तो मैंने पेन को टच किया ना, फिर मैंने वो पेन आप तक पहुंचाया, फिर आप मेरे टच में आए। तो जब मैंने पहले उस पेन को उठाया तो डायरेक्टली टच में मेरे वो आया, तो इसलिए वो पेन जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और आप क्या होगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो हम इस वाले सेंटेंस में देखते हैं जो एग्जांपल्स के तौर पे दिए हुए हैं हमें। रोहित ओज राजेश अ ट्रीट। रोहित राजेश को एक ट्रीट ओ करता है, ठीक है। वैसे ही रेहा गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो रेहा मुझे एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट देती है। सृजा बॉट हर पेट कैट अ टॉय। सृजा अपने पेट कैट के लिए एक टॉय लेती है। सो द वर्ड्स इन रेड आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द अंडरलाइंड वर्ड्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हमने क्या देखा कि क्या काम किया गया। यहाँ पे रोहित ओज राजेश अ ट्रीट, तो ओज मतलब वो उसको उस पे एक उधार है, रोहित पे बेसिकली राजेश को ट्रीट देना उधार है। तो क्या चीज उधार है, ट्रीट उधार है, किसको देनी है, राजेश को देनी है। तो जो ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी इट इन दिस वे एज वेल, कि जो चीज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ट्रीट है, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसके लिए है, राजेश के लिए, तो राजेश हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस रेहा गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रेहा ने मुझे दिया एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो रेहा के टच में पहले क्या आया, बॉक्स ऑफ चॉकलेट आया, फिर उसने वो चीज उठा के मुझे दी, तो मेरे को दी, तो वो मैं क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही सृजा बॉट हर पेट कैट अ टॉय। तो सृजा ने खरीदा अपनी पेट कैट के लिए एक टॉय। तो टॉय खरीदा तो पहले टॉय टच में आया, फिर अपनी पेट कैट को दिया, तो फिर बाद में पेट कैट उसके टच में आई। तो जो चीज पहले टच में आई विच दैट बिकम्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो चीज बाद में टच में आती है वो चीज बन जाती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ यू नो दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमने क्या देखा था कि उनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट तो थे ही, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर। क्या आप ये गेस कर सकते हो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। तो हमने यहां देखा था जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है और उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। अब देखो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा था ना, द कार स्टॉप्ड अब्रप्टली, कार रुक गई एकदम से। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है इसको। तो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस, इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। द पुलिसमैन वॉक्ड इम्प्रेसिवली। जो पुलिसमैन है वो चला कैसा, इम्प्रेसिवली, बहुत इम्प्रेसिवली, बहुत अच्छे से चला, ताकि वो सबको इम्प्रेस कर रहा था, जिससे कि वो सबको इम्प्रेस कर रहा था। अ टॉल मैन हरिड अक्रॉस द स्ट्रीट। एक लंबा आदमी बहुत जल्दी से चलता हुआ गया अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के उस पार। आर द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स। क्या इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब्स हैं आर दे फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या उनके बाद ऑब्जेक्ट है। आई डोंट थिंक सो, डू यू। ओके, इफ यू ऑल्सो डोंट थिंक सो और इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, अब हम आगे पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, इन द फर्स्ट सेंटेंस वॉक्ड इज फॉलोड बाय इम्प्रेसिवली। वॉक्ड के बाद में इम्प्रेसिवली आया है, तो वॉक्ड इज फॉलोड बाय, वॉक को फॉलो किया गया है इम्प्रेसिवली द्वारा। इम्प्रेसिवली वॉक के बाद आया है विच इज एन एडवर्ब, जो कि एक एडवर्ब है, वो विशेषता बता रहा है चलने की, कैसे चल रहा था वो, बहुत इम्प्रेसिवली। दिस टेल्स अस हाउ द पुलिसमैन वॉक्ड। ये हमें बता रहा है कि पुलिसमैन कैसे चल रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि एल वाई वाले वर्ड, जिन वर्ड्स के पीछे एल वाई लगता है, दे मोस्टली आर एडवर्ब्स। In the second sentence, hurried is followed by across the street. This tells us where he hurried, but does not answer the question what or who. अब ये जैसे सेंटेंस है ये वाला, इसमें आपको लग सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और आगे का जो चीज है ये ऑब्जेक्ट ही होगी, लेकिन दिस इज नॉट राइट। जैसे कि हमें इसमें भी पहले लगा था कि ये भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये क्या था, एडवर्ब था। वैसे ही आगे का जो पार्ट है इसमें हमें एल वाई वाले वर्ड भी नहीं है ये, तो हो सकता है हमें लगे कि ये ऑब्जेक्ट है,
लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास वो क्वेश्चन था जो आपने ऊपर देखा था, राइट, व्हाट और हु वाला। तो अभी इसमें हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, सी इसमें हमें ये नहीं बताया जा रहा कि व्हाट वाज हरीड या हु वाज हरीड, ये चीज हमें मिल रही है इससे, नहीं, इसकी हमें किस चीज का आंसर मिल रहा है, वेयर ही हरीड, कि वो कहां गया भाग के, किस जगह पे, कहां का आंसर मिल रहा है, व्हाट का क्या या हु, क्या या कौन, इसका आंसर नहीं मिल रहा हमें इस चीज से, राइट। तो इसलिए ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे हमें व्हाट या हु का आंसर मिल रहा हो, इससे हमें वेयर का आंसर मिल रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इफ यू आस्क दीज क्वेश्चंस अबाउट द सेंटेंसेस, व्हाट हु वाज वॉक्ड, नो आंसर, व्हाट या हु पूछा हमने तो कोई आंसर नहीं मिल रहा हमें इससे, इस सेंटेंस में से। या हम स्पेसिफिकली बोले तो जिस जगह पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस जगह से हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। व्हाट और हु वाज हरीड, नो आंसर, ठीक है। व्हाट और हु वाज वॉक्ड, कोई आंसर नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में से भी और सेकंड में से भी व्हाट और हु का आंसर नहीं है हमारे पास। इन बोथ दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, सो वी से दे आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ही हमारे पास वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सो वी से दे आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसलिए हम इनको बोलेंगे कि ये intransitive verbs है। Remember that intransitive verbs cannot be turned into the passive voice, हमें ये याद रखना पड़ेगा। Now you have to remind, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्लास 6 में जहां हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किए थे। If you remember, I told you, जहां पे काम करने वाला एक्टिव है, जहां पे जो इंसान काम कर रहा है वो एक्टिव है, इसका मतलब वो आगे है, दोज आर एक्टिव वॉइसेस। और जिसमें काम करने वाला पीछे है, जिसमें बाय लग जाता है ना, वो पैसिव वॉइस होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मैं आपको याद आएगा 6th क्लास में हमने ये किया था, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। तो वो कौन से होते हैं, जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो जाता है आगे और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आगे क्या जाएगा, इसलिए वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो पाते। नाउ विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी। इसमें हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानना होगा। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इट विल बी इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई दोज वर्ब्स। पहले ही इन लोगों ने वर्ब्स को हाईलाइट कर दिया है। इन वर्ब्स में से जो वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं उन्हें, और जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर लिख देना है, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि इनका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इन वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट क्या है उनको सर्कल करना है। तो लेट्स डू इट। द पुलिस आर लुकिंग for 2 men who robbed a bank in New Delhi today. The police are looking for, तो looking for के लिए who are they looking for और what they are looking for, तो उसका आंसर हमें किससे मिल रहा है, 2 men से। तो हम इसको कर लेंगे सर्कल। तो हमने क्या कर लिया, ये वाली जो वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल कर लिया। और सिंस दिस वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव, राइट। हु रॉब्ड अ बैंक, अब ये नेक्स्ट वर्ब आ गया, हु सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गई, और ये काम किस चीज पे कर रहा है, बैंक पे। क्या चीज, व्हाट वाज रॉब्ड, अ बैंक वाज रॉब्ड। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें इससे, तो ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली वर्ब भी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पूरा। नाउ विल रीड नेक्स्ट सेंटेंस। दे वॉक्ड कैजुअली इनटू द बैंक एंड हेल्ड द स्टाफ एट गन पॉइंट। इसका मतलब भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। ओके, लेट अस डू दिस एक्सरसाइज फर्स्ट। टी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे।
पहले हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो रूल्स हमने सीखे हैं उन पे। दे वॉक्ड कैजुअली, तो वो चले, कैसे चले? कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी उनकी चाल में, आराम से चल रहे थे वो बिना किसी सीरियसनेस के। दे वॉक्ड कैजुअली। अब मैंने आपको बताया था कि एल वाई वाले वर्ड्स जिनके पीछे आ जाते हैं तो वो वाले जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है कि वो किस तरह से चल रहा था, कैजुअली चल रहा था। तो हमें पहचान में आ गया कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव। कैजुअली इनटू द बैंक एंड held the staff at gunpoint. Held. Now this is another word that we have here. And held the staff at gunpoint. तो held verb है, इसमें जो आगे का पार्ट है they, this is subject, this is verb, क्योंकि and आ गया ना, तो they walked casually into the bank, ये एक सेंटेंस हो गया। इसमें and लगा के हम क्या करते होते हैं, हम एक ही सब्जेक्ट को दो वर्ब से जोड़ देते होते हैं। तो they walked एंड दे हेल्ड, अब हम दे को वापस यूज कर सकते हैं यहीं पे एंड के बाद। दे हेल्ड द स्टाफ एट गन पॉइंट, तो हमें क्योंकि दे बार बार यूज ना करना पड़े इसलिए हमने एंड यूज कर लिया कि वो चल के गए आराम से बैंक में और उन्होंने स्टाफ को गन पॉइंट पे पकड़ लिया। गन पॉइंट मतलब गन रखे सिर पे, उनको पकड़ लिया या गन दिखा के पकड़ लिया। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग बनाते तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट होता, तो हम इसको अभी भी सब्जेक्ट ही मानेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड the staff at gunpoint, this is an object, or we can say the staff is an object। तो क्योंकि इस verb के लिए हमारे पास object है तो ये verb कैसी हो गई? This becomes transitive verb, और हम object को circle कर लेते हैं इसके। Next sentence, the security guard stood helplessly। Again, you can notice here that we have ly word here। वर्ब के बाद एल वाई वर्ड आ गया, तो दिस वर्ब इज इंट्रांजिटिव इन नेचर। ये कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाइल द टू थीव्स एम्प्टीड द वॉलेट ऑफ कैश, तो टू थीव्स सब्जेक्ट हो गए, एम्प्टीड मतलब खाली कर दिया। क्या खाली कर दिया? द वॉलेट ऑफ कैश। तो ये वाला जो वर्ब है एम्प्टीड, खाली कर दिया, द वॉलेट ऑफ कैश, तो ये कैसा, ये क्या है? द वॉल्ट है, द वॉल्ट ऑफ कैश। इस पूरे को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, या सिर्फ द वॉल्ट को भी हम ऑब्जेक्ट मान सकते थे। तो ये क्या हो गया, जब इसके पास ऑब्जेक्ट है अगर और व्हाट का भी आंसर कर रहा है तो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। हमें जरूरी नहीं है कि हम व्हाट और हु को बार बार चेक करें। अगर हमें ये समझ में आ गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे सामने वर्ब के आगे, तो हम इसको डायरेक्टली टी लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें भी डाउट हो रहा हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो हम व्हाट या हु वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पुलिस से द मेन वर आर्म्ड, तो पुलिस वाले कहते हैं कि जो मेन है दे वर आर्म्ड। द पुलिस से द मेन वर आर्म्ड, तो पुलिस ने कहा द मेन वर आर्म्ड। तो अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं द पुलिस से, तो जो से वाला, जो से ये वर्ब है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो से है ये किसी भी चीज पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा वर्ब होगा? दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। We'll discuss about this particular verb in our class when we meet. Okay? This is an interesting verb. इस पे हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। If you see the two men, if you see the two men, तो see मतलब देखना, तो see ऑब्जेक्ट, you verb, two men ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, we have an object in front of us, then the verb becomes transitive। okay, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नाउ विल सी यू शुड कॉल द पुलिस इमीडिएटली, तो कॉल किसको करना है? हु वॉज कॉल्ड? पुलिस वॉज कॉल्ड। ओके, तो पुलिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया एंड कॉल बिकम्स ट्रांजिटिव वर्ब।
अब पॉज करके यू कैन राइट these answers down. I am deleting them for now. आप इनको पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो अपनी बुक में. Now we'll move ahead. This is exercise C. Complete the story with words from the boxes. Then look at the verbs and mark T for transitive and IT for intransitive. ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टोरी कंप्लीट करनी है. जो वर्ब्स हमें लगेंगी कि ट्रांजिटिव होने हमें टी मार्क करना है और जो हमें लगेंगी इंट्रांजिटिव होने हमें आईटी मार्क करना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये सब वर्ब्स दी हुई हैं बॉक्स में, इनमें से एप्रोप्रिएट वर्ब्स हमें यहाँ पे यूज करनी है. वी हैव टू यूज द एप्रोप्रिएट वर्ब्स ओवर हियर. सी आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ हिंदी इन दिस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रामर पार्ट समझ में आना बहुत जरूरी है. दीज आर कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे तो यू विल बी एबल टू मेक राइट स्ट्रक्चर्स व्हेन यू स्पीक और व्हेन यू राइट. द पुलिस मूव्ड, पुलिस है वो चली, दिस इवनिंग टू अरेस्ट. तो पुलिस जो है बहुत तेजी से गई, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे. अच्छा देखो, इसमें से आप अपने आप से अगर भरोगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स, तब हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्विकली आएगा, क्योंकि और कोई जो चीज है वो यहाँ पे फिट ही नहीं होगी. पुलिस मूव क्वाइटली दिस इवनिंग, क्वाइटली आ सकता है, फाइट नहीं आ सकता, टू मैन नहीं आ सकता, इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता, फार्म हाउस वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड, द मैन वी कैन नॉट यूज इट, अ बैंक ये भी नहीं आ सकता. यहाँ पे क्विकली या क्वाइटली इन दोनों में से कोई चीज आ सकती है. ठीक है, तो इसी हो सकता है, क्वाइटली भी आ सकता है. हम लोग एक बार क्विकली लिख लेते हैं, देन विल सी कि अगर कहीं और क्विकली की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे क्वाइटली कर देंगे, क्विकली वहां पे यूज कर लेंगे. ठीक है, द पुलिस मूव्ड क्विकली, पहले हम सिर्फ वर्ब्स को फिल करते हैं, देन वी विल आइडेंटिफाई कि ये टी है या आईटी है. द पुलिस मूव्ड क्विकली दिस इवनिंग टू अरेस्ट, किसको अरेस्ट करने गई होगी पुलिस? टू मैन, इंसानों को होगी यहाँ पे, और तो कोई वर्ड है नहीं ऐसा. यहाँ पे दो मैन भी आ सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, तो हम एक बार टू मैन लिख लेते हैं. देन विल सी कि अगर दूसरा द मैन आने वाला होगा तो हम चेंज कर लेंगे. बट फॉर एक बार हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे भरना पड़ेगा, तभी हमारी कंफ्यूजन दूर होगी. द पुलिस मूव क्विकली दिस इवनिंग टू अरेस्ट टू मैन हु अर्लियर इन द डे रॉब्ड, क्या लूटा होगा उन्होंने? अब बैंक, यही ऑप्शन है हमारे पास. इसमें फार्म हाउस भी हो सकता है, पर जनरली बैंक हो सकता है लूटा हो. फार्म हाउस आई डोंट थिंक सो. लेट्स सी. इन सेंट्रल दिल्ली the thieves went dash, the thieves went quickly, no I think thieves went quietly. पुलिस जल्दी से जाएगी और thieves quietly जाएंगे, लेकिन अब वो इनको उल्टा कर देंगे ना, तो it won't make much sense. without putting up a fight, बिना लड़ाई के चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे या निकल गए थे वो. इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, I'll write it. Okay, here. Without putting up a fight. ठीक है, तो यहां तक हमने भर लिया. अब हम आगे का भरेंगे, पहले एक बार इनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है. क्विकली, द पुलिस मूव्ड क्विकली, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ब क्या है. सॉरी, दीज वर नॉट वर्ब्स, मैंने आपको गलती से ये बोल दिया कि ये सब वर्ब्स दिए हुए हैं. दीज आर नॉट वर्ब्स, दीज आर वर्ड्स. इन वर्ड्स ये दिए हुए हैं, इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, इट माइट बी पॉसिबल, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट. जैसे द मैन इज एन ऑब्जेक्ट, टू मैन कुड बी एन ऑब्जेक्ट, अ बैंक इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्वाइटली इज एन एडवर्ब, क्विकली इज एन एडवर्ब. ओके, दीज आर रेस्ट ऑफ दीज आर जस्ट वर्ड्स. फार्म हाउस इज एन ऑब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन कुड बी एन ऑब्जेक्ट एज वेल. ठीक है, तो ये verb is actually this is a verb. the police moved quickly, पुलिस कैसे चली? बहुत तेजी से गई, तो ये ly वाला वर्ड आ गया. तो move जो है ये कैसा verb है? this is intransitive verb, तो हम इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे it. this evening to arrest two men, अब arrest verb है, arrest के बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है two men, तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसिटिव कर देंगे. नेक्स्ट,
हु अर्लियर इन द डे रॉब्ड अ बैंक। अब उन्होंने क्या लूटा? बैंक लूटा, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। द थीव्स वेंट क्वाइटली, वेंट आगे एलवाई वाला वर्ड आ गया, तो वेंट जो वर्ब है ये कैसी हो गई? राइट, इंट्रांजिटिव। विदाउट पुटिंग अप अ फाइट, पुटिंग अप इज अ वर्ब, और क्या पुटअप नहीं किया उन्होंने? फाइट, तो ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। यू कैन पॉज इट एंड राइट द आंसर्स, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज जहां पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इसका। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, यहां पे हम लिखेंगे द पुलिस वर एक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। ऑन द, जो पुलिस है वो किस चीज पे काम कर रही थी? उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उस इन्फॉर्मेशन पे वो काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? जल्दी से आने का और उन लोगों को अरेस्ट करने का। द पुलिस वर एक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एनोनिमस फोन कॉल। द पुलिस वर एक्टिंग, जो पुलिस है वो काम कर रही थी ऑन द इंफॉर्मेशन। अब इसमें हमें व्हाट और हु वाला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट ही वाज एक्टिंग अपॉन, किस चीज के ऊपर वो एक्ट कर रही थी, तो ये तो बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो एक्ट कर रही थी, लेकिन किस चीज पे एक्ट कर रही थी वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए क्या होएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। एक्टिंग ऑन, एक्टिंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। फ्रॉम एन एनोनिमस फोन कॉल, एक उनके पास बेनाम, किसी भी बिना नाम बताए किसी ने फोन किया था, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो एक्ट कर रही थी। द कॉलर सेड दे सॉ, कॉलर ने बोला कि उन्होंने देखा था, द मैन, उन्होंने देखा था द मैन, अब उन्होंने देखा था, अब ये भी वर्ब है, तो उन्होंने क्या देखा था? इसके आगे वर्ब है ना, इसके आगे ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी? सॉ, सॉ इज ए ट्रांजिटिव वर्ब है। दे सॉ द मैन एंटर ए फार्म हाउस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो उन्होंने एंटर किया, कहाँ एंटर करते हुए देखा था उन्होंने उनको? फार्म हाउस में। तो एंटर जो वर्ब है उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास विच इज फार्म हाउस, तो ये भी हो गई, एंटर भी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। यू कैन पॉज दिस वीडियो हियर एंड राइट दीज आंसर्स इन योर बुक्स। तो जो काम, ओके, टू बी लिटिल मोर क्लियर, आई वांट टू टेल यू कि जो काम हम बुक में कर सकते हैं विल डू इट इन बुक। अगर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, विल डू इट इन बुक। जिन काम के लिए, जिन क्वेश्चंस के लिए हमें बुक में जगह नहीं दी है, स्पेस नहीं है, विल डू ओनली दोज क्वेश्चंस इन आवर नोटबुक्स। एंड आई थिंक लॉट ऑफ यू हैड अ क्वेश्चन अबाउट वर्ड मीनिंग्स, कि वर्ड मीनिंग कौन से लिखने हैं। तो जो बुक में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं ना चैप्टर में, जैसे कि हमने 6th क्लास में किए थे, वैसे ही हमें वर्ड मीनिंग्स इस साल भी करने हैं। ओके, नाउ आई एम डिलीटिंग दीज फॉर नाउ so that we can move ahead. Now this is listening part. Listening part, I am hoping it is better to do it in a class. तो हम लोग जब वापस मिलेंगे स्कूल में क्लास में तब ये लिसनिंग का पार्ट करेंगे। Now I am going to tell you little about speaking exercise. Form pairs, आपको pairs बनाने हैं। Now you cannot make pairs, you will have to work individually at home. आपको अपने आप से काम करना है। Imagine that you have witnessed a robbery. आपको ये इमेजिन करना है कि आपने एक रॉबरी होते हुए विटनेस की है, मतलब आप एक उसके चश्मदीद गवाह हो। चश्मदीद का मतलब आपने वो होते हुए देखा है अपनी आंखों से। द रॉबर रैन राइट पास्ट यू, रॉबर बिल्कुल आपके पास से भाग के गया है। एंड यू हैड द चांस टू टेक अ गुड लुक एट हिज फेस, और आपके पास पूरा मौका था उसकी शक्ल देखने का। अ गुड लुक एट हिज फेस, उसकी शक्ल को अच्छी तरह से देखने का मौका था। मेक नोट्स टू रिमेंबर द हाइट, अब आपको नोट्स बनाने हैं, आपको एक अपनी कॉपी में लिखना है
मेक नोट्स टू रिमेंबर द हाइट, आपको हाइट याद करने के लिए फटाफट लिख लेना है। हाइट उसकी लगभग कितनी थी, 5 फुट 9 इंच, 6 फुट और 5 फुट। छोटा था, या अगर आपको साइज का ज्ञान नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि 5 फुट कितना होता है, 6 फुट कितना होता है, तो यू कैन जनरली राइट आपके हिसाब से वो लंबा लग रहा था या आम नॉर्मल हाइट का लग रहा था। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक कंपैरिजन विद द पीपल दैट यू हैव ऑलरेडी सीन, जैसे अपने खुद से, या आपसे कितना लंबा था या आपसे कितना छोटा था, इस तरह से आप कंपैरेटिवली भी नोट कर सकते हो उसको। वेट, उसका वेट कितना लग रहा था, लगभग बहुत ज्यादा मोटा लग रहा था, वॉज ही फैट और वॉज ही थिन, या फिर वो ठीक ठाक था, वॉज ही एवरेज, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। देन यू हैव टू राइट फेशियल फीचर्स, कि उसके जो फेस के फीचर्स थे वो दिखने में कैसे थे। उसका फेस जो है वो स्क्वायर शेप में था, राउंड था, और वॉज इट ओवल इन शेप, उसका नोज कैसा था, वॉज इट शार्प और वॉज इट ब्लंट, वो कैसा था। डिड ही हैव अ बियर्ड, उसकी दाढ़ी थी या नहीं थी। डिड ही हैव मुस्टैच, उसकी मूछें थी या नहीं थी। ठीक है, वॉज देयर अ स्कार ऑन हिज फेस, क्या उसके फेस पे कोई स्कार था या नहीं था। तो these are lot of things which describes facial features। तो ये कुछ चीजें हैं, ये काफी सारी चीजें हैं जो कि फेशियल फीचर्स को बताती हैं। एंड एनी स्पेशल मार्क दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, और कोई भी स्पेशल मार्क हो, चाहे उसके हाथ पे हो, फेस पे हो, गले पे हो, कहीं पे भी कोई स्पेशल मार्क हो, वो भी आप लिख सकते हो। तो आपको ये रफ कॉपी में एक्सरसाइज करके लेके आनी है व्हेन वी मीट नेक्स्ट। नाउ पॉइंट नंबर 2, आस्क योर पार्टनर टू आस्क यू क्वेश्चंस पोजिंग एज अ पुलिस ऑफिसर, देन स्वैप रोल्स। अब ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। आप अपने पार्टनर, अपने जो भी आपका पार्टनर बनेगा, आपका भाई बहन या आपके पेरेंट्स, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अपने पेरेंट को या अपने भाई बहनों को बोल सकते हो कि आप एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ और मुझसे पूछो कि वो चोर कैसा दिखता था, तो आप उनको बताओ। एंड यू शुड यूज दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में यूज करना है कि हिज हाइट वॉज इतनी, हिज वेट वॉज अबाउट 50 kgs और 80 kgs, his facial features looked like he had a beard, he had a mustache, his face was round in shape, his nose was blunt, right, he had a goggle on, or he was wearing spectacles, ठीक है, he had a scar on his face, or he had a scar on his neck, या कहीं पे भी। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में एक्टिविटी करनी है, सो दैट यू लर्न न्यू वर्ड्स। अगर आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उन वर्ड्स को समझने के लिए भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। फेशियल फीचर्स अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस आर थिंग्स विच these are marks, जैसे कि ये है कॉमा या क्वेश्चन मार्क। these are marks which help us understand a paragraph well, जिससे कि हमें हेल्प होती है एक पैराग्राफ को समझने में। अगर कोई पंक्चुएशन मार्क ही नहीं होगा देन वी वोंट नो कि क्या बोला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी फनी एग्जाम्पल जो कि हम लोगों के टीचर्स हमें देते थे या फिर हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे ये एग्जाम्पल के बारे में। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं कर रहे हैं तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बोला क्या जा रहा है। जैसे घोड़े को रोको मत जाने दो। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं घोड़े को रोको और फिर कॉमा लगा देते हैं कि यहां पे रुकना है, घोड़े को रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़े को रोक लो, जाने मत दो उसको। लेकिन अगर हम पंक्चुएशन मार्क को ऐसा यूज करते हैं घोड़े को रोको मत, मत के बाद अगर हम कॉमा लगाते हैं घोड़े को रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब ही चेंज हो गया कि घोड़े को रोकना नहीं है, इसको जाने दो। तो पंक्चुएशन मार्क्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से समझने हैं। नाउ विल स्टार्ट विद इट। यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को दिया गया है जो कि फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है और कैपिटलाइजेशन भी है। उसके अलावा पंक्चुएशन मार्क के अलावा इसमें कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान रखना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में
हमारे पास फर्स्ट जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वंस की मिस्टेक थी, वो हमने यहाँ पे ठीक कर दी है। वंस यहाँ पे काट के इसको ओ कैपिटल करके यहाँ पे वंस लिख लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, अब वंस अपॉन अ टाइम के बाद यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए। तो लेट्स पुट ऑन अ कॉमा हियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, अब देयर वर यहाँ पे सेंटेंस खत्म थोड़ी हो गया, अब यहाँ पे इन्होंने ये फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इस फुल स्टॉप को हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, इसको बहुत बड़े इसमें साइज में काट दिया मैंने। लेट मी करेक्ट इट। तो हम इसको छोटे से साइज में ऐसे काट देंगे ताकि ये ऐसा ना लगे कि कुछ और बनाया है हमने। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे तो कॉमा लगा दिया था हमने। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड धर्म बुद्धि। अब धर्म बुद्धि इज अ नेम, तो नेम क्या आता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका डी कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पे डी को काट देते हैं। धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि के भी पी को काटना पड़ेगा। काट दिया इसको भी, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं पाप बुद्धि। Once upon a time there were two friends in a small village named धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि। अब ये सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। वन डे द विकेड ऑफ द टू, वन डे के बाद कॉमा सही से लगाया हुआ है इन्होंने, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, तो देयर इज नो मिस्टेक टिल हियर। द विकेड ऑफ टू, द विकेड ऑफ द टू पाप बुद्धि। अभी फिर से इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे नेम का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। लेट्स कट इट। तो हमने इसको काट दिया है, पाप बुद्धि। वन डे द विकेट ऑफ द टू पाप बुद्धि। अब पाप बुद्धि के बाद क्वेश्चन मार्क कैसे लग गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो आना ही नहीं चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन मार्क को काट देंगे, इसको अच्छे से काट देते हैं। ये काट दिया हमने इसको। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा कॉमा। लेट्स पुट अ कॉमा ओवर हियर। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा। वन डे द विकेट ऑफ द टू पाप बुद्धि थॉट टू हिमसेल्फ दैट। अब यहाँ पे सेंटेंस के बीच में ये लेटर कैपिटल कैसे आ गया, ना तो ये नाम है ना ये किसी इंपॉर्टेंट चीज का नेम है, तो ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए हम कैपिटल लेटर नहीं यूज करते, तो इसमें हम क्या करेंगे, विल पुट स्मॉल लेटर ओवर हियर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा इस पेज पे जो पार्ट है ये पूरा हो गया। इसको आप अपनी बुक में कर लो अभी, यहाँ पे पॉज करके। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज। तो हमारा जो वहां से पीछे चला रहा था वो ये था, वन डे द विकेट ऑफ द टू पाप बुद्धि थॉट टू हिमसेल्फ दैट he was poor and lacked the knowledge to earn for himself, and lacked the knowledge to earn for himself। यहां तक सही है, लेकिन यहां पे सेमी कॉलन लगा दिया है। ये एक डॉट और एक कॉमा जब लगा होता है नीचे, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। तो ये सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो हम इसको यहां से काट देते हैं। ठीक है, इसको यहां से हमने काट दिया, एंड वी विल पुट अ full stop over here।
फुल स्टॉप। फिर ही थॉट ऑफ टेकिंग धर्म बुद्धि टू अनदर किंगडम, he thought of taking dharma buddhi to another kingdom and use his skills to make money। ये यहां तक अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो फिर हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। he thought, उसने सोचा, if I can deprive him of all the earnings। अब यहाँ पे कॉमास यूं ही लगा रखे हैं। कॉमा कब लगता है? जब हमें एक पॉज देना होता है बीच में। यहाँ पे तो हमें पॉज देना ही नहीं है। he thought if I can, तो हम इसको काट देते हैं। he thought if I can deprive him of all the, अब यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगना चाहिए, तो इसको भी हम काट देते हैं। all the earnings, अब ये एक क्लॉज हो गया पूरा। यहाँ पे if he thought if I can deprive him of all the earnings, तो यहाँ पे अब कॉमा लगेगा। and we have learned for so many years, हमने बहुत सारे सालों से, कई सारी क्लासेस से हमने ये सीखा है कि आई जो होता है वो कभी भी इंडिविजुअली स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है। आई को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। स्मॉल लेटर वाले आई को हम, जैसे हमने बाकियों को काटा था, विल कट इट। ठीक है, काट दिया आई। आई कैन हैव ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ एंड लिव हैप्पीली, फुल स्टॉप। तो ये जो आपने इसमें करेक्शंस किए हैं, ये विद करेक्शंस आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है अपनी बुक में, नोटबुक में ही। ठीक है, अभी अगर आपने ये मेरे साथ साथ नहीं किया था तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड डू इट बिकॉज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नाउ द राइटिंग पार्ट। इमेजिन दैट व्हाइल सिल्की बॉब इज वेटिंग एट द पुलिस स्टेशन ही मीट्स पेट्रोलमैन वेल्स। आपको ये मानना है कि सिल्की बॉब जब पुलिस स्टेशन पे वेट कर रहा था, वो पेट्रोलमैन वेल्स से मिलता है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है कि उसके बाद क्या होता है। आपको याद है एंड में स्टोरी कैसे खत्म हुई थी? स्टोरी में सिल्की बॉब इज वेटिंग एट द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन में होता है, फिर उससे पेट्रोलमैन वेल्स, लेकिन स्टोरी में ये नहीं दिखाया कि पेट्रोलमैन वेल्स उससे मिलने आता है, लेकिन आप मानो कि उससे पेट्रोलमैन वेल्स मिलने आता है। तो जब पेट्रोलमैन वेल्स उससे मिलने आता है तब क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी लिखने का तरीका क्या होता है? स्टोरी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी इतनी ग्रिपिंग नहीं होगी और इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी कि हमारा उसमें ये जानने का मन करे कि आगे क्या हुआ। राइट, जब हम कोई मूवी देखते हैं या हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो इट ग्रिप्स अस, उसमें हमारा इंटरेस्ट बनता जाता है और हम ये देखते हैं, हम उसको आगे क्या होगा ये देखने के लिए हम इंतजार करते हैं। राइट, तो ऐसे ही अपनी स्टोरी ऐसी लिखने के लिए, ताकि वो लोग उसको उनको पढ़ने का मन करे, उसके लिए ये चीजें हमें दिमाग में रखनी होंगी जो नीचे दी गई है। आपको एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा अपने आइडियाज को प्लान करने के लिए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट इज गिवन हियर। हियर इज अ सिंपल सैंपल माइंड मैप। एक सैंपल माइंड मैप यहाँ पे दिया गया है। एक माइंड मैप एक डायग्राम होता है विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विजुअली, जिसको हम विजुअली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। विजुअली का मतलब अपने दिमाग में उसको सोचते हैं और पेपर पे उसको बनाते हैं, ताकि हम लोग उसको देख के, विजुअली हम उसको देख के हम समझ सकें कि स्टोरी में पहले ये बात बतानी है फिर ये बतानी है, नहीं तो हमारी स्टोरी मिक्स होती जाएगी। हम पहले वाली बात बाद में बताएंगे और बाद वाली बात पहले बता देंगे, तो उससे स्टोरी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये माइंड मैप हमें बनाना है। द पीसेज इन अ माइंड मैप आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ कंप्लीट स्टोरी। जो माइंड मैप में पीसेस, एक जो कई सारे पीसेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और वो मिलके एक कंप्लीट स्टोरी बनाते हैं। जैसे कि हम इस माइंड मैप को पढ़ते हैं और इस माइंड मैप पे बेस्ड ही एक स्टोरी भी इसमें दी गई है, उस स्टोरी को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वो स्टोरी लिखने के लिए ये पहले माइंड मैप बनाया, फिर वो स्टोरी लिखी गई। तो स्टोरी में हमने माइंड मैप कैसे बनाया वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टोरी, कि हम स्टोरी लिख रहे हैं। स्टोरी हम किसके बारे में लिख रहे हैं? द बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक ऐसे लड़के के बारे में जो बार बार चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आया। आई थिंक आप लोगों ने भी वो कहानी सुनी होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कहानी के बारे में आपको बता देता हूँ। एक लड़का होता है, वो चिल्लाता है बार बार कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। वो बेसिकली अपनी भेड़ों को चराने जाता है गांव, जंगल में, और गांव से निकल के वहां जब वो भेड़ों को चरा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक शरारत करने का सोचता है
कि मैं ऐसे चिल्लाता हूँ तो गांव वाले भाग के आएंगे और वो बेवकूफ बन जाएंगे, ठीक है, फिर मेरे को बहुत मजा आएगा। तो वो एक दिन चिल्लाता है भेड़िया आया भेड़िया आया। अब गांव वाले जो मदद करना चाहते थे उसकी, वो लोग सब भाग के वहां गए कि अगर वास्तव में भेड़िया आया है, सही में भेड़िया आया है, तो हमें उस लड़के की मदद करनी चाहिए। वो भाग के वहां जाते हैं और वो देखते हैं वहां तो कोई भेड़िया नहीं है। फिर वो लड़का उन सबको देख के हंसता है कि मैंने सबको बेवकूफ बनाया। उसके लिए तो वो मजे की चीज होती है, उसको मजा आता है ऐसा करने में। फिर गांव वाले लौट जाते हैं। कुछ दिन तक रोज ऐसा ही चलता रहता है। पर एक दिन गांव वाले सोचते हैं कि अब ये तो हमें बेवकूफ बनाता है, अब हम जाएंगे ही नहीं इसकी हेल्प करने के लिए। तो अगले दिन फिर वो जाता है वहां पे, लड़का, जंगल में भेड़िया चराने के लिए। और इस बार सही में भेड़िया आ जाता है। और जब भेड़िया आता है तो वो लड़का चिल्लाता है कि भेड़िया आया। अब जब भेड़िया आ जाता है और वो चिल्लाता है भेड़िया आया, तो गांव वालों को उसकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन गांव वालों को लगता है कि वो फिर से हमें बेवकूफ बना रहा होगा, तो वो जाते ही नहीं है इस बार। तो कोई हेल्प नहीं करता उसकी, और वो भेड़िया उस लड़के को नुकसान पहुंचाता है या उसको खा जाता है। तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ऑनेस्टी, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो हम सब हमारी बात पे विश्वास करेंगे, लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हमारी बात पे विश्वास करना छोड़ देंगे, और जब हमें सही में मुसीबत आएगी तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो ये स्टोरी को लिखने के लिए अच्छे से ये माइंड मैप बनाया गया। उस माइंड मैप में क्या किया, सबसे पहले हम स्टोरी का नाम लिखते हैं, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। और द बॉय हु क्राइड वुल्फ, इस स्टोरी के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ चीजें बताएंगे। उन चीजों को हम इकट्ठे, जो चीजों को हमें साथ साथ बताना है उन चीजों को हम एक लाइन में लिखेंगे, और जिन चीजों को हमें बाद में बताना है वो चीज हम नीचे लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें हमें इकट्ठी साथ में बतानी है। तो हमें क्या बताना है कि एक लड़का था, वो भेड़े चराता था पहाड़ी में, वैली में। उसको अपना काम बड़ा बोरिंग लगता था, और वो क्यों शरारत करने का उसको दिमाग में आया वो भी हमें बताना है ना। तो इसलिए हमने लिखा उसको अपना काम बहुत बोरिंग लगता था, और उसको क्या करना था, उसको एक्साइटमेंट चाहिए था कुछ ना कुछ। अब ये तीनों चीजें हमें बतानी है एक साथ, मतलब एक साथ मतलब एक लाइन में या दो लाइन में। सबसे पहले हमें ये तीन चीजें बतानी है। अब ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस तो हम एक के बाद एक ही लिखेंगे, लेकिन ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें स्टार्टिंग में बतानी है। उसके बाद चाहे हम एक ही सेंटेंस में बता देंगे ये चीजें, दैट इज ऑन अस। देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज दिस, ये लाइन। इस लाइन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। फाउंड इज वर्क बोरिंग, इसलिए उसने एक प्लान सोचा, और उसको एक्साइटमेंट चाहिए था, तो प्लान में उसने क्या सोचा कि मैं चिल्लाऊंगा वुल्फ आया वुल्फ आया, भेड़िया आया। अब उसने प्लान सोच लिया तो वो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने पहली बार लोगों को बेवकूफ बना दिया। फिर उसने क्या किया, कंटिन्यू किया सेम ही ट्रिक को, ठीक है। तो ये चीजें एक लाइन में आ गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, वुल्फ एक दिन एक्चुअली में आ गया और उसकी कोई मदद करने नहीं आया। फिर इसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी को कंक्लूड करेंगे, हम खत्म करेंगे और लिखेंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दिस इज अ शॉर्ट मैप ऑफ अ स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ठीक है। हम देखते हैं अभी। अब इसके बारे में ना आप खुद से भी एक स्टोरी लिख सकते हो, ये वाली स्टोरी पढ़ने से पहले, या फिर आप स्टोरी के पढ़ सकते हो, फिर आप अपने इससे कोई और स्टोरी लिख सकते हो। उसका एक माइंड मैप बनाओ और वो स्टोरी लिखो, ठीक है। शेयर योर आइडियाज विद योर पार्टनर। अभी पार्टनर आपका कौन बनेगा, घर पे आपके भाई बहन या पेरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अपनी स्टोरी लिखो, 200 to 300 वर्ड्स की होनी चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम 1.5 पेज की होनी चाहिए, 1.5 या 2 पेजेस की। तो ये स्टोरी जो है मैंने आपको बताई, ये स्टोरी आप पढ़ना घर पे और इसको समझना। जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस माइंड मैप की वजह से ये स्टोरी लिखने में कितनी हेल्प हुई है अपने को। तो ये स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। फर्स्ट 2 लाइन्स आर इंट्रोडक्शन। इसमें हमने कहानी सेट की है, कहानी के बारे में बताया है कि इस कहानी में क्या क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक जवान, एक यंग शेपर्ड बॉय था, एक चरवाहा था लड़का, जो अपनी शीप्स को चराता था। एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन के फुट पे, माउंटेन के बिल्कुल नीचे। द माउंटेन वॉज नियर अ थिक डार्क फॉरेस्ट। वो माउंटेन है वो एक घने गहरे जंगल के पास था। अब हम बॉडी लिख रहे हैं पूरी इसकी कहानी की। कहानी में क्या क्या हुआ, वो रोज शीप चराता था बाय हिमसेल्फ, उसको अपना जो काम है बहुत बोरिंग लगता था। एक दिन उसने सोचा एक प्लान के बारे में, वो गांव गया भागता हुआ चिल्लाता हुआ कि भेड़िया भेड़िया। गांव वाले आए उससे मिलने के लिए, कुछ लोग उसके साथ रुके भी काफी देर के लिए।
ताकि उसको वुल्फ से सेफ महसूस हो। इस शरारत की वजह से दिस प्रैंक ऑफ हिज अम्यूज्ड द शेपर्ड बॉय। ये शरारत जो है उस चरवाहे की, उसको बड़ी अच्छी लगी अपनी ये शरारत। तो उसने आगे क्या किया, जो शरारत उसे अच्छी लगी, उसने सोचा, डिसाइड किया आफ्टर फ्यू डेज कि वो दोबारा से ये ट्रिक करेगा। कुछ दिनों बाद सोचा कि वो फिर से ये काम करेगा। तो उसने डरी हुई आवाज में फिर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर गांव वाले आए उसकी हेल्प करने के लिए। वो दे रश्ड आउट एंड लुक्ड ऑल, वो भाग के गए बाहर। उन्होंने सब जगह देखा वुल्फ को, लेकिन वुल्फ तो था ही नहीं कहीं पे, कहीं वुल्फ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दिन बाद वुल्फ एक्चुअली आ गया फॉरेस्ट में से निकल के, और शीप्स पे, भेड़ों पे अटैक करने लगा। तो जो लड़का था वो बहुत डरा हुआ चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। बहुत तेज चिल्लाया, इस बार और तेज चिल्लाया। लेकिन गांव वाले, जो 2 बार बेवकूफ बन चुके थे उससे, थॉट द बॉय, उन्होंने सोचा कि बॉय जो लड़का है वो फिर से उनपे ट्रिक्स आजमा रहा है, कोई ना कोई चाल चल रहा है, वो कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। सो वुल्फ मेड अ गुड मील ऑफ द बॉयज फ्लॉक ऑफ शीप। तो वुल्फ ने उस लड़के का, जो भेड़ों का झुंड था, उसको अपना खाना बना लिया। While the terrified boy hid himself, लेकिन जो डरा हुआ लड़का था उसने अपने आप को छुपा लिया और गांव वालों का आने का इंतजार किया मदद के लिए। After the wolf left, जब वुल्फ चला गया, the boy ran to the village, बॉय भाग के गांव गया, and complained, और उसने शिकायत की कि कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी। तो जो सबसे समझदार इंसान था गांव का, उसने बोला कि वो 2 बार बेवकूफ बन चुके थे। दे डिड नॉट बिलीव दिस क्राई फॉर हेल्प, इसलिए उन्होंने, जब तुम चिल्लाए हेल्प के लिए तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा, अ लायर विल नॉट बी बिलीव्ड, एक झूठे पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। इवन व्हेन ही स्पीक्स द ट्रुथ, चाहे जब वो सच बोले तब भी उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कंक्लूजन था इसका। अब कंक्लूजन क्या होता है, जिसमें हमें आखिरी में बताया जाता है कि इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, या फिर अंत में क्या हुआ वो हमें बताया जाता है इसमें। ठीक है, तो आप ये अपने आप से स्टोरी दोबारा पढ़ना और समझना, और एक स्टोरी आप खुद से भी लिख सकते हो माइंड मैप बनाने के बाद, जो हमने इसमें सीखा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माय वर्ड बैंक। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। इसमें हमें क्या करना है, एड अ सुटेबल सफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। न्यू वर्ड बनाना है हमें एक सुटेबल सफिक्स लगा के। सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगते हैं वर्ड्स। ठीक है, ओके, लेट्स सी इसमें हम क्या सफिक्स लगाएंगे नया वर्ड बनाने के लिए। इम्प्रेसिव, तो इम्प्रेसिव का हम कर देते हैं इम्प्रेसिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज हैबिट। तो हमने इसमें एक नया वर्ड सीखा था, हैबिचुअल। हैबिट होती है आदत, हैबिचुअल होता है आदतन, कि ऐसी आदत होना किसी चीज की। ठीक है, स्टॉन्च, स्टॉन्च के लिए हम यूज करेंगे स्टॉन्चनेस। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, लॉयल मतलब भरोसेमंद। नेक्स्ट इज कंपीट। कंपीट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कंप्लीशन। कंप्लीशन, कंप्लीट के पीछे हम ये लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा वर्ड ही चेंज हो जाता है, या हम कॉम्पिटिशन कर देते हैं, वो ज्यादा एप्ट रहेगा। कॉम्पिटिशन, तो हमने कंपीट के पीछे शन लगा दिया, तो ये बन गया कंपटीशन। कंपटीशन के बाद हम देखेंगे शार्प। तो शार्प के पीछे हम शार्पनेस लगा देते हैं, नेस, शार्पनेस हो गया। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड पोलाइट। पोलाइट के साथ भी हम यही करेंगे, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस बना दिया इसको हमने। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से करना, अपनी बुक में बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये लिखना है, पेंसिल से लिखना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ पीडीएफ में शेयर करूंगा, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू।